वेलकम टू काका क्लासेस। अभी आपको पता है कि सीजी व्यापम द्वारा हमको एक बताया गया है कि सहायक शिक्षक का सबसे ज्यादा पद आने वाला है। और ऐसे भी अगर आप देखें प्रमोशन वाइज जो है वो शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता में तो पोस्ट भर जाते हैं, ठीक है, कम सीट आते हैं, लेकिन सहायक शिक्षक का पोस्ट सबसे ज्यादा आता है। तो आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो सहायक शिक्षक के प्रिपरेशन से रिलेटेड ईवीएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस का करने वाले हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं, जिससे आपको यह समझ आएगा कि हमको किस दिशा में तैयारी करना है। ठीक, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को काका क्लासेस के नाम से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अगर ज्यादा अच्छे से और तैयारी करना चाहते हैं और आप नए पैटर्न के हिसाब से समझना चाहते हैं, क्योंकि सीजी व्यापम ने बोला है कि हम पेपर का पैटर्न बदल रहे हैं, पेपर का पैटर्न बदल रहे हैं, वो बोल रहे हैं बदल भी चुके हैं। आप सी टेट दिए होंगे तो आप देखे होंगे, सीजी टेट दिए होंगे तो आपको दिखा होगा कि बवाल भी हुआ था इतना ज्यादा कि पैटर्न बदल गया। पैटर्न बदलेगा क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है, तो उसमें प्रश्न पूछने का तरीका अब डायरेक्ट नहीं रहेगा। तो आपको वो नए पैटर्न के हिसाब से किस तरीके के नए तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, कैसे उसको हल करना है, ये चीज समझना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा काका क्लासेस का, जहां पे आपको थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगे, पूरे वीडियोस, साथ ही साथ में आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज के साथ फुल लेंथ वाला भी आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरे सब्जेक्ट का मिला के एक कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसे 20 से 25 टेस्ट सीरीज के आपको कॉम्बो मिलेंगे, जिसको आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको नए तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसी का एक छोटा रूप देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं सीजी व्यापम द्वारा, और फिर उस क्वेश्चन का और डिटेल फॉर्म आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन का कुछ लगभग ईवीएस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस जो है सरल लगेंगे, आसान लगेंगे, ऐसे कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आप थोड़े कंफ्यूज हो, तो पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या है, द वर्ड इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है। इन्वायरमेंट शब्द जो है वो कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, ठीक है, कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो भाषा जो है अलग अलग है, और मोस्टली आपने देखा है कि सभी आधे ज्यादा किससे आता है, लैटिन से, लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। दूसरा फ्रेंच लैंग्वेज है, तीसरा ग्रीक लैंग्वेज है, और इससे भी सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा शब्द आए हुए हैं ग्रीक से, ठीक है, और चौथा जो है वो कौन सा है, संस्कृत। तो हमारा जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो कौन से शब्द से आया हुआ है, फ्रेंच से आया हुआ है, ठीक है, किससे आया हुआ है, फ्रेंच से। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में अगर याद रखना है, ठीक है, शॉर्ट में याद रखना है कि किससे आया हुआ है, तो देखो ई फॉर इन्वायरमेंट, ठीक, और ई के बाद क्या आता है, एफ फॉर फ्रेंच, और वैसे करके आप याद रखेंगे, ई से इन्वायरमेंट, एफ से फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो आपको क्या कोरिलेट करके जब आप चीजों को याद रखते हैं ना, तो ज्यादा आसान है, इतना सारा चीज है आपको याद रखना है, तो याद रखना है, कोरिलेट करके अगर चीजों को याद रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी से क्या होगा, चीजें याद होंगी। तो ये इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से आया, देखो यहां लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज इन्वायरो, ठीक है, ENVIRONNER, ठीक, जिसका मतलब क्या है, टू सराउंड, मतलब हमारा सराउंडिंग उसका मतलब है, ठीक है, क्या है, टू सराउंड मतलब सराउंडिंग, तो फ्रेंच लैंग्वेज से आया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, पर्यावरण का सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सा है। आप पर्यावरण जानते हैं, पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट का सबसे सटीक, एप्रोप्रिएट, सटीक मतलब क्या होता है, मोस्ट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सटीक, सबसे सटीक परिभाषा कौन सा है। तो ये कि बस वो जो हमारे आसपास का जो फिजिकल सराउंडिंग है, वो फिजिकल मतलब जो दिखता है, फिजिकली प्रेजेंट है वो,
तो नहीं। ओनली बायोटिक कंपोनेंट कहने का मतलब बस जैविक घटक, जितने भी जैविक घटक है वही बस इन्वायरमेंट बनाते हैं, क्या ये सही है? नहीं। फिर ऑल एक्सटर्नल कंडीशन, या वे सभी ब्रह्म परिस्थितियां जो जीवों को प्रभावित करती है, ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस विच अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ठीक। या फिर केवल मानव निर्मित वातावरण, मतलब कि ओनली मैन मेड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का सबसे सटीक डेफिनेशन क्या है? इन्वायरमेंट हमारे आसपास में जितनी भी चीज है जो जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं और उससे हमारा लाइफ क्या होता है? अफेक्ट होता है, पर क्या होता है? प्रभावित होता है, वो इन्वायरमेंट में आता है। ठीक है, सारे चीज, लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, फिजिकल हो, दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो, जैसे एयर नहीं दिखता लेकिन है ना, इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो ऐसे सब, तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। ये वे सभी परिस्थितियां जो हमारे जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है, जो सब अफेक्ट करते हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर आता है, या वो इन्वायरमेंट है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, ठीक, इसमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक घटक है, किसका? नेचुरल इन्वायरमेंट का। नेचुरल इन्वायरमेंट के नेचुरल इन्वायरमेंट के क्या होते हैं? दो कैटेगरी होते हैं, या दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। ये जैविक, ये वाला कौन सा है? जैविक। और वो वाला कौन सा है? अजैविक। तो दो कंपोनेंट होते हैं, जैविक और अजैविक। हिंदी में नाम से समझ आ जाता है, इंग्लिश में बायोटिक मतलब जो लिविंग होंगे, बायो का मतलब ही होता है लिविंग, BIO का मतलब क्या होता है? लिविंग। ठीक है, या लाइफ। ठीक है, क्या होता है? लाइफ। तो ये बायोटिक कंपोनेंट, इसमें पूछा है एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, तो एबायोटिक कंपोनेंट प्लांट है क्या? नहीं, है तो जीते हैं। एनिमल्स है क्या? नहीं, ये तो जीते हैं, है ना। दूसरा, तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नहीं, इनका भी लाइफ होता है। चौथा, मिट्टी, पानी, हवा, सॉइल, वाटर, एयर। तो ये उसका आंसर है। ये सारे के सारे किस में आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। ठीक है, इनका कोई लाइफ नहीं होता, मिट्टी का भी, पानी का भी, हवा का भी, सन का भी नहीं होता, माउंटेन्स का भी नहीं होता, फॉरेस्ट का भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? इनमें से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? इनमें से कौन सा मैन मेड इकोसिस्टम है? क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम, इंसानों द्वारा रचित, इंसानों द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इंसानों द्वारा बनाया गया तालाब, नहीं, तालाब पहले से बने हुए हैं। ठीक है, फॉरेस्ट, ये भी पहले से बने हुए रहते हैं, नेचुरल है। घास का मैदान, ये भी नेचुरल है। ठीक है, ये भी इंसान नहीं बनाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये कृषि भूमि, क्रॉप लैंड, तो ये आंसर है, ये इंसान बनाते हैं। पहले से फॉरेस्ट के लैंड बने हुए नहीं हैं। आप पढ़े होंगे जब हिस्ट्री, तो आपको पता चला होगा जो नोमैड्स हैं, ठीक है, जो पहले के लोग थे, वो लोग जंगलों में रहते थे। जंगलों में रहने के बाद उन्होंने बसने के लिए जंगलों को काट के एक जमीन को प्लेन बनाया, प्लेन बना के वहां पे खेती के लिए उन्होंने उसको प्लेन बनाया। ठीक है, उपजाऊ बना के, उपजाऊ तो था, खेती के लिए प्लेन बना के उसमें खेती करने लग गए। तो खेती करने के लिए वो जो मैदान बनाए हैं, है ना, जमीन बनाए हैं, क्रॉप लैंड, कृषि भूमि, वो इंसानों द्वारा बनाया गया। भगवान या नेचर पहले से उसको बना के नहीं भेजते, है ना, पहले से नहीं आता वो, ये सब पहले से आते हैं। घास का मैदान पहले से रहता है, ठीक, फॉरेस्ट पहले से रहता है, पॉन्ड ये भी पहले से रहता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आता है ना। ठीक, फिर नेक्स्ट वाला आता है ये, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है, पर्यावरण का भाग नहीं है? क्या क्या है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इमेजिनेशन, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या? एयर, ठीक है, हवा, वायुमंडल जिसको बोलते हैं। ठीक, हवा मतलब जितने भी एयर है, एयर वाला हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर में आता है, वायुमंडल। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, ठीक है, मतलब जलमंडल।
ठीक है, क्या, जलमंडल। ठीक, चौथा ये देखो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में ये तो ये हाइड्रोस्फीयर है, लास्ट वाला लिथोस्फीयर है। ठीक है, स्थल मंडल मतलब लैंड से रिलेटेड, जितने भी जमीनी चीज है लैंड से रिलेटेड, ठीक है, वो सब लिथोस्फीयर का हिस्सा होता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। और ये तीसरा इमेजिनेशन, कल्पना। कल्पना जो है वो बायोस्फीयर, सॉरी, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और इन्वायरमेंट, और एक बायोस्फीयर आता है, इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसका हिस्सा नहीं है इमेजिनेशन। तो कौन सा इसका पार्ट नहीं है? इमेजिनेशन। ये जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर है, और क्या, एटमॉस्फेयर है। ये तीनों मिलके, ये तीनों इंटरैक्ट करके एक दूसरे से जो है वो क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर मतलब लैंड वाटर एंड एयर, जहां पे इंटरैक्ट करते हैं, वो जो इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट बनता है वो बायोस्फीयर होता है, जहां पे ये तीनों क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। ठीक, वो तीनों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, और ये इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है, और हमारा आंसर कौन सा होता? सी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? ये इकोलॉजी टर्म किन्होंने दिया था? ठीक है, किन्होंने बताया था? ये नाम है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है, कि जॉर्ज मेंडल ने दिया था, कि लुइस पास्चर ने दिया था? किसने दिया था ये इकोलॉजी का टर्म? ठीक है, किसने ये टर्म को बताया था कि इकोलॉजी एक टर्म? ठीक है, तो इस इकोलॉजी टर्म को किसने दिया था? इन्होंने, अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, किन्होंने? अर्नेस्ट हैकेल ने। ये आप याद रखेंगे, 1866 में अर्नेस्ट हैकेल, यहां बता नीचे में लिखा हुआ है, इकोलॉजी किन्होंने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1886 में, जो कि एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, इकोज। ठीक, ये इकोज जिसका मतलब क्या है? हाउस, और लॉगस मतलब तो स्टडी होता है, ये तो आपको पता है। ठीक, तो अगर आपको ये पूछेगा कि इकोलॉजी कौन से लैंग्वेज से आया है, जैसे इन्वायरमेंट का आया ना, इकोलॉजी का भी तो आ सकता है। इकोलॉजी कौन से वर्ड से आया है? तो COLOGY, इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी जो वर्ड है वो किससे आया है? ये ये आया है OIKOS, ये। और ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीस लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीस लैंग्वेज से आया है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से ये डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? हाउस। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। ई फॉर इकोलॉजी, ई फॉर अर्नेस्ट, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ई से दोनों आए हैं, ई फॉर इकोलॉजी, ई फॉर अर्नेस्ट। यहाँ पे देखो चार्ल्स डार्विन नहीं आया, सी से चालू है, जी से चालू है, एल से चालू है। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया हुआ है? चार्ल्स डार्विन में दिया हुआ है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कैसे ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हुआ है अर्थ पे, उसका थ्योरी इन्होंने बताया है, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या बताया? जॉर्ज मेंडल ने। ये मेंडल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में, या फिर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मेंडल लॉ एकदम इंपॉर्टेंट है बायो में। मेंडल ने बताया था कि कैसे जीन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है। ठीक है, तो वो चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, 1 मिनट बस। तो ये जो चार्ल्स डार्विन मेंडल है, मेंडल ने जो दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स, ये लॉ ऑफ जेनेटिक्स, मतलब जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे पास होता है, और कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो पास ऑन होते हैं, कैसे डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट मिलते हैं, वो ये जॉर्ज किसने? मेंडल ने दिया था। ठीक है, फिर ये लुइस पास्चर,
ठीक है। लुइस पास्चर, वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, लुइस पास्चर का नाम और सॉरी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम। तो ये जो है इन्होंने जर्म थ्योरी दिया था। ठीक है, क्या दिया था? जर्म थ्योरी। ये जो है इकोलॉजी का टर्म किन्होंने बताया था? अर्नेस्ट हैकल ने बताया था। तो ये चीज आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो ये फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कि ये जो दिया हुआ है, घास, फिर टिड्डा, फिर मेंढक, फिर सांप, फिर बाज, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, देन वल्चर, ये किस टाइप का फूड चेन है? फूड चेन तो है, ये तो आपको पता होता है। किस टाइप का फूड चेन है, ये भी तो जरूरी है ना कि किस टाइप का फूड चेन है। तो यहां पे ऑप्शन है पैरासिटिक फूड चेन, मतलब परजीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, दूसरा परभक्षी खाद्य श्रृंखला, मतलब कि प्रीडेटर फूड चेन। तीसरा मृत परजीवी खाद्य श्रृंखला, कहने का मतलब सेप्रोफाइटिक फूड चेन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये तीनों का मतलब समझना होता है। ये मतलब क्या है? नाम से देखो, इंग्लिश में नाम से नहीं समझ पाते हैं कई बार, हिंदी में बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, तो हम लोग हिंदी से समझते हैं, इसलिए इसको बाइलिंगुअल रखें ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, परजीवी। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये चीज ध्यान रखें कि कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं क्लिक कर रहा है, आप इधर तुरंत हिंदी वाले में स्विच करके देखो, आपके पास ऑप्शन है, आप देखो, आपको हो सकता है क्लिक कर जाए। ये लिखा है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी मतलब दूसरे जीव पर, परीक्षा बोलते हैं ना, तो परीक्षा मतलब पर मतलब क्या? दूसरे पर, दूसरे की इच्छा के अनुसार परीक्षा। वैसी परजीवी, परजीवी मतलब दूसरे जीव पर निर्भर जो हो। पैरासाइट, तो पैरासिटिक फूड चेन वो होता है जिसमें फूड जो है वो दूसरे पे निर्भर होता है। ये दूसरे पर निर्भर है क्या? नहीं, ये तो वहां पे खा रहे हैं उनको, निर्भर होके नहीं। निर्भर कौन होते हैं? जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है पैरासिटिक में आते हैं, परजीवी में आते हैं। वो क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। अमरबेल पेड़ है, वो पेड़ पे डिपेंडेंट होते हैं जिसपे वो ग्रो करते हैं, उससे अपना फूड लेते हैं और किसी से नहीं ले पाते, वो पैरासिटिक है। ठीक है, ये परभक्षी। ठीक है, परभक्षी, नरभक्षी इंसानों को मारने वाले, परभक्षी मतलब दूसरे जानवर को मारने वाले, मतलब प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब वो जो दूसरे का शिकार करते हैं, प्रे मतलब जिसका शिकार होता है। तो प्रीडेटर फूड चेन है कि हाँ, इसमें ये दूसरे का शिकार कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरे का, ये वल्चर जो है क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। स्नेक खा सकता है, लेकिन ये फ्रॉग को खा रहा है शिकार करके, देखता है और सट से खा लेता है ना। तो प्रीडेटर टाइप का है। ये मृत परजीवी क्या हो? मृत परजीवी मतलब नाम से समझ आ रहा है, मृत, मृत मतलब मरा हुआ, मतलब जो मरे हुए प्लांट हो या एनिमल हो, उनसे अपना फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, जूस, मरे हुए से, डेड डिकेड प्लांट एनिमल से जो अपना फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो है सेप्रोफाइटिक फूड चेन में आते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। तो यहां पे वैसा वाला सीन नहीं है, यहां पे तो मार के खा रहे हैं। तो ये कौन सा वाला टाइप का फूड चेन है? ये परभक्षी, कहने का मतलब प्रीडेटर फूड चेन है। ठीक, या नीचे लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे उसको। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये फूड चेन में बहुत कॉमन, एकदम मतलब 8th क्लास तक में या 9th क्लास में तो फॉर श्योर ये फूड चेन में ये टॉपिक रहता ही है। 10% लॉ। क्या क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? कहने का मतलब एक फूड चेन, एक लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो ये 10% लॉ है, आपको पता है 10% लॉ मतलब सन से अगर 10,000 जूल मिल रहा होगा, किससे? सन से। तो सन से फूड बनाने वाले कौन है? प्लांट। प्लांट जो एनर्जी बनाएंगे अपने के लिए वो कितना होगा? इसका 10%। किसका 10%? 10,000 का। प्लांट को कंज्यूम करने वाले हर्बीवोरस एनिमल, जो प्लांट को बस कंज्यूम करते हैं। ठीक है, किसको? प्लांट को बस कंज्यूम करते हैं, या फिर हर्बीवोरस से अच्छा मैं लिख देता हूं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनके पास जो फूड आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा? ये भी 10% आएगा। तो इनके पास जो एनर्जी आएगा वो 100 जूल।
सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब कार्निवोरस एनिमल, इनके पास जो एनर्जी आएगा वो कितना आएगा 10% अगेन, तो ये कितना आएगा 10 जूल। और ये कार्निवोरस को खाने वाले ओमनीवोरस या सेकेंडरी या टर्शरी जिसमें आपके क्या आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, इनके पास कितना आएगा 1 जूल, फिर से 10%। ऐसे करके पास होते दादा। आप देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कितना आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास आ रहा है 1 जूल, इसीलिए तो उनका साइज इतना छोटा छोटा होता है, एकदम बड़े बड़े नहीं होते। और पेड़ को देखो विशाल एकदम, क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा आता है। आप भी विशाल तभी होगे, आपका साइज, या पहले के जो लोग थे, ये सतयुग द्वापर युग ये सब में जो दिखाया है बताए हैं कि बहुत ऊंचे हट्टे कट्टे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि हर्बीवोरस थे वो लोग, ठीक है। प्लांट एनिमल्स को नहीं खाते थे, प्लांट्स को खाते थे, प्लांट्स कंजम्पशन करते थे, उनका साइज एकदम बड़ा होता था, एक ग्रोथ एकदम ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा आता था। आप देखो, आप ये खाओ ये एनिमल्स, आपको 10% उसका मिलेगा, 10 जूल बस। आपका अगर हेल्थ ग्रो करेगा, आप साइज में बड़े होगे, बोलोगे नहीं हो। समझ आ रहा है? तो ये चीज समझना होता है, साइंटिफिकली ये चीज समझना होता है। किसी को खाने से मना नहीं है, फ्लैश मीट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है, बट एनर्जी फ्लो को समझिए, ठीक। और एनर्जी फ्लो के हिसाब से कितना एनर्जी आपके पास आएगा, किससे आएगा, वो चीज को समझिए साइंटिफिकली। बाकी खाने के लिए आप फ्री हैं, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, तो वो आपके लिए पूरा क्या है, फ्रीडम है, ठीक। तो ये 10% लॉ, तो कौन सा आएगा, ये 10%। आंसर है इसका, किन्होंने दिया था, लैंडमैन ने। किन्होंने बताया था ये, लैंडमैन ने बताया था 10% लॉ, ठीक है। लैंडमैन ने कब बताया था, 1942 में, ठीक है। कब बताया था, 1942 में लैंडमैन ने बताया था ये 10% लॉ, कि इकोलॉजी में फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे जाते जाता है 10% ही जाता है बस, उसका 10% बस रखते नहीं है, 10% ही बस जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, इनमें से खाद्य श्रृंखला में प्रोड्यूसर कौन है? तो आपको पता है कि प्रोड्यूसर खुद का खाना कौन बना लेते हैं, किसके में वो काबिलियत है खुद का खाना बनाने का? एकदम सरल प्रश्न है, कौन बना लेते हैं अपना खुद का खाना? ये हरे पौधे, हरे पेड़ और पौधे, ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं, ठीक। क्या कर लेते हैं? खुद से अपना खाना बना लेते हैं ये हरे पौधे। बाकी किसी के पास वो काबिलियत नहीं है कि वो अपना खाना, दूसरे पे निर्भर होते हैं। शाकाहारी, ठीक, ये प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंडरी मांसाहारी, ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? दूसरे प्राइमरी वाले पे, जानवर पे। और ये ओमनियोरस, या ओमनियोरस तो नहीं है, सॉरी, ओमनियोरस भी आते हैं, फिर ये डिकम्पोजर्स आते हैं, अपघटक, ठीक है, जो क्या करते हैं, डेड मैटर को, प्लांट और एनिमल को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक। तो कौन खुद से बना लेते हैं? प्रोड्यूसर्स, प्लांट। अब आते हैं नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजी इज करेक्ट? कौन सा वाला करेक्ट है इसमें? तो कौन सा वाला करेक्ट है? पहले क्या लिखा है, इनमें केवल सजीव घटक होते हैं, इकोसिस्टम में बस लिविंग थिंग होते हैं, सॉरी, कौन से, बायोटिक होते हैं। गलत बात है, ये नहीं होता ऐसा, बायोटिक बस नहीं है, बायोटिक एबायोटिक दोनों मिला के होते हैं, ठीक। इसमें केवल निर्जीव घटक होते हैं, एबायोटिक होते हैं, ये भी गलत बात है, निर्जीव बस होते हैं। यह सजीव और निर्जीव का एक एकीकृत क्या है, तंत्र है, मतलब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, किसका, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का। तो ये सही बात है, बायोटिक और एबायोटिक को मिला के। और इसमें लास्ट में लिखा है ओनली एक्वेटिक, नहीं, बस पानी में रहने वाले जीव, ये जलीय क्षेत्र के रहने वाले जीव को बोलते हैं इकोसिस्टम, नहीं, ऐसा नहीं है। बायोटिक एबायोटिक मिला के जो बनाता है एक सिस्टम, जहां पे वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, वार्तालाप करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ये इसका आंसर है, कौन सा, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटीग्रेटेड, ठीक है, ये इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन, प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है? मुख्य कारण, प्रथम कारण, मुख्य कारण क्या है? एफॉरेस्ट्रेशन है, ठीक, मतलब पेड़ लगाना है, वन रोपण जिसको बोलते हैं एफॉरेस्ट्रेशन। दूसरा, जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का दहन मतलब बर्निंग फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का जलाना,
या वर्षा जल रेन वाटर, या फिर प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस? कौन सा इनमें से एयर पॉल्यूशन फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं है तो भाई बचाता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ठीक। रेन वाटर ये तो और ठंडा करता है, ये भी नहीं है। ये एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाएंगे उससे एयर पॉल्यूशन होगा? नहीं, वो तो एयर पॉल्यूशन को ठीक करता है जितना लगाओगे, तो ये भी नहीं है। कौन सा वाला प्रथम कारण है? ये फॉसिल फ्यूल का जलना। कौन सा सही कारण है? फॉसिल फ्यूल का जलना सही कारण है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनका जलना, ठीक है, मतलब इनका प्रोड्यूस होना, सॉरी, फॉसिल फ्यूल के जलने से। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, मिनीमाता डिसीज। ये देखो, अब ऐसे डिसीज टाइप के प्रश्न भी पूछे गए हैं, 2019 के पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। ये मिनीमाता वाला नहीं आया, लेकिन डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और 2023 के पेपर में भी एक प्रश्न डिसीज से रिलेटेड था, ठीक। तो ये एक डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिनीमाता डिसीज आपने सुना होगा, ठीक है। मिनीमाता डिसीज, इनमें से कौन से पॉल्यूटेंट से, इनमें से कौन से प्रदूषक, कौन से प्रदूषक के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ये मर्क्यूरी के कारण। किसके कारण होता है? मर्क्यूरी के कारण। और सबसे पहले कहां पाया गया था ये? ठीक है, मिनीमाता डिसीज सबसे पहले कहां पाया गया था? तो मिनीमाता डिसीज सबसे पहले पाया गया था जापान में, जिसमें मछली को खाने से उसके अंदर जो मर्क्यूरी था उससे हुआ था ये मिनीमाता डिसीज। कोविड भी तो वैसी कुछ हुआ था बैट वाले से, ठीक है। बैट के अंदर एक वायरस था जिससे फिर वो कोरोना वायरस हुआ, और उसी से फिर क्या हुआ? कोरोना फैलते गया। वैसे जापान में ये मिनीमाता डिसीज सबसे पहले आया था, जो किसके किसके कारण हुआ था? मर्क्यूरी के कारण, ठीक। कब हुआ था? 1956 में, ठीक। इसके अलावा लेड से क्या होता है? लेड पॉइजन होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? आर्सेनिक पॉइजन होता है। और ये कैडमियम, कैडमियम से क्या होता है? तो कैडमियम का भी याद रख लेना, ठीक है। कैडमियम से क्या होता है? इटाई इटाई डिसीज, इटाई इटाई डिसीज होता है, ठीक है। ये कैडमियम कॉजेस इटाई इटाई डिसीज। और ये जो आपका मर्क्यूरी है वो मिनीमाता। ये देखो, मर्क्यूरी, एम फॉर मर्क्यूरी, एम फॉर मिनीमाता, मर्क्यूरी और मिनीमाता, ठीक है। कैडमियम और इटाई इटाई, कैडमियम और इटाई इटाई, ठीक, कैडमियम से होता है। अब इसका लिस्ट आपको पूरा, जब हम थ्योरी क्लास डील करेंगे ना, तो थ्योरी क्लास डील किए हुए हैं, आप ऐप में जाएंगे तो आपको एक सब वीडियो मिलेगा जिसमें आपको दिखेगा डिसीज से रिलेटेड, डेफिशिएंसी के कारण और कौन से पॉल्यूटेंट या कौन से चीज के कारण कौन सा डिसीज होता है, उससे रिलेटेड हमने एक सीरीज में, मतलब बुक, सॉरी, टॉपिक किया हुआ है वीडियो, जिसमें बताया गया है। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, वहां से आप अपना नोट्स बना लेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा है, ये इसको आपको क्या करना है? आप जमाना है कौन किससे रिलेटेड है, कैसे है, ठीक है। अभी तक तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, ये क्या है आपका? मैच करने वाला है। ओजोन संरक्षण, अम्ल वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनको मैच करना है, इनमें से कौन सा किसका है, ठीक है, किसके साथ होगा। तो ओजोन डिप्लीशन किसके कारण होता है? आपको पता होना चाहिए। ओजोन डिप्लीशन किसके कारण होता है? सीएफसी गैस के कारण। कौन से गैस के कारण? सीएफसी गैस, फ्लोरो कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी गैस कहां से निकलता है? बॉडी डिओड्रेंट, एसी, रेफ्रिजरेटर, इनसे, रेफ्रिजरेटर से सबसे ज्यादा, ठीक है, उससे निकलता है। तो ओजोन लेयर में सीएफसी कहां दिख रहा है सबसे पहले नंबर पे? कहीं नहीं, बस यहां। तो यही आंसर है, पहले वाले से ही पता चल जाता, यही आंसर है ए। लेकिन हमको साथ साथ में दूसरा भी समझना है। एसिड रेन किसके कारण होता है? SO2 और NO2, ठीक है। एसिड रेन किसके कारण होता है? एसिड रेन होता है एसिड प्लस रेन वाटर। तो एसिड कहां से बनेगा? SO2 या NO2 से, NO2 से। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रेन वाटर के साथ, SO2
तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है, और NO2 रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। ये दोनों गैस, तो यही दोनों गैस है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिड के लिए, सॉरी एसिड रेन के लिए। एसिड रेन मतलब पानी गिर रहा है, जो वर्षा हो रहा है उसमें एसिड के रूप में गिर रहा है, ठीक है, जिससे स्किन डिसीज होता है, ठीक है, या फिर मॉन्यूमेंट्स खराब होते हैं, मार्बल वाले, वो जो बीच में बहुत पहले हो रहा था ना ताजमहल वाला, वो वही वाला केस था, ताजमहल का खराब होना। तो ये एसिड रेन उसी कारण होता है। कौन सा, CO2 और सॉरी SO2 और NO2। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो आपके अर्थ के अंदर ही गैस ट्रैप हो जाता है, बाहर नहीं जा पाता, और फिर उसके कारण वो ट्रैप होके अंदर की गर्मी बढ़ते जाती है। उस गैस का कैपेसिटी होता है या एबिलिटी होता है कि वो हीट को ट्रैप करके रखता है अपने पास। कौन सा वो गैस है जो हीट को ट्रैप करके रखता है, बांध के रखता है, जिससे अंदर गर्म लगता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी रहना हमारे एटमॉस्फेयर में जरूरी है, क्योंकि उससे ही हमको थोड़ा सा वार्म फील होता है। वो नहीं होगा एकदम ठंडा हो जाएगा अर्थ भी। लेकिन अब क्या हो जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ गया है बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतने जगह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ गया है, तो उसके कारण अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ज्यादा है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एकदम गर्म, अर्थ एकदम तपता है, ठीक है। तो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा वहां गर्मी कम होगा। हीट ट्रैप नहीं हुआ है, हीट ट्रैप नहीं हुआ है तो क्या होगा, हीट ट्रैप मतलब कि हीट को बाइंड करके नहीं रखे तो गर्म नहीं हो रहा है ज्यादा, ठीक है। तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करता है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा सॉइल पॉल्यूशन के भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? इनमें से क्या क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो है, नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है, ये तो है, केमिकल फर्टिलाइजर जमीन को खराब करता है, ठीक है। पेस्टिसाइड, ये भी है, वो जो कीटाणु मारने के लिए हम लोग पेड़ पौधों में डालते हैं पेस्टिसाइड्स, वो भी है, ठीक है। फिर ये ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन मतलब पेड़, वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, ये तो अच्छा करता है, ठीक है, ये उसका कारण नहीं है सॉइल पॉल्यूशन का। ये तो सॉइल को रिप्लेनिश करता है, मतलब फिर से उसका फर्टिलिटी या उसका फर्टिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये प्लास्टिक वेस्ट, ये भी करता है, ये तीनों करते हैं। कौन सा नहीं करता है पूछा है, कौन सा नहीं करता है, ट्री प्लांटेशन नहीं करता है, तो ये इसका आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर C आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, आवासीय क्षेत्रों में, ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आवासीय क्षेत्रों में मतलब जहां पे रेसिडेंशियल एरिया है, वहां पे आपका जो लिमिट है किसका, नॉइस पॉल्यूशन का, डीजे है ना, डीजे वीजे बजता है, गवर्नमेंट बैन लगाता है कि नहीं डीजे इतने डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा। तो रूल किसने, WHO ने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो रूल के हिसाब से सबसे हाईएस्ट नॉइस पॉल्यूशन कितना तक का परमिसेबल है, किसमें, रेसिडेंशियल एरिया में। रेसिडेंशियल एरिया में परमिशन लिमिट क्या है, परमिसेबल लिमिट 45 से 35 dB, 60 to 55 dB, 75 to 70 dB, या 30 से 20 dB, कौन सा है परमिसेबल क्या रेंज? तो ये है, दिन के टाइम पे 45 से क्या 45, और रात के टाइम पे 35 dB डेसिबल, ठीक है। इंटेंसिटी का, साउंड का क्या है, यूनिट है वो, है ना, उतना इंटेंसिटी का, उतना लाउडनेस का होना चाहिए डेसिबल। तो 45, 35, 60 to 70, 60 से 55, ये कहां पे, कॉमर्शियल एरिया में। कॉमर्शियल एरिया मतलब जहां पे आपके क्या है, शॉप्स है, मॉल्स हैं, ऐसे जो बिल्डिंग्स है ना, वहां पे, वो एरिया में जहां पे मार्केट एरिया समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे कितना है, 60 से 55। और जो आपका क्या है, आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज है, कारखाने जो है, वहां पे 75 दिन में, 70 रात में, ठीक, ये उसका रेंज है। और ये साइलेंट जोन में आता है 30 से 25। तो अभी हमको पूछा था रेसिडेंशियल एरिया का कौन सा है, तो रेसिडेंशियल एरिया का कौन सा है, रेसिडेंशियल एरिया का ये आंसर है 45 से 50, ठीक है, 45 से 50 डेसिबल, ठीक। नेक्स्ट वाला, ये बायोडायवर्सिटी, ठीक है, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, ये किसने प्रचलित किया था,
ये शब्द को किसने प्रचलन में लाया था, यूज में लाया था, ये पूछ रहे हैं। ये ईओ विल्सन या फिर पॉपुलेशन सॉरी थॉमस मास्थस, ठीक है, फिर चार्ल्स डार्विन या जीएस ब्रेंटलैंड, ठीक है, ब्रेंटलैंड। किसने लाया था इसको, बायोडायवर्सिटी को लाया था उन्होंने, किसने, ईओ विल्सन ने, इन्होंने ईओ विल्सन ने प्रचलन में लाया था किसको, बायोडायवर्सिटी वर्ड को। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है, ईओ विल्सन। ये देखो, अगर आप समझने के लिए ये सब को ना किसी तरीके से अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा आसानी से होता है। ईओ विल्सन है, ईओ विल्सन में देखो ये BIO बायो बन गया ईओ विल्सन कहीं, ठीक है, BEO लिखा था, ईओ विल्सन को मैंने BO कर दिया तो बायो वर्ड से रिलेटेड हो गया, ईओ विल्सन नाम याद हो जाएगा आपको कि ईओ विल्सन ने प्रचलन में लाया था उसको, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा है, ये, ठीक। नेक्स्ट वाला जो है वो कौन सा है, भारत का जैविक विविधता की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, इंडिया का बायोडायवर्सिटी के हिसाब से, ठीक है, इंडिया का कौन सा रैंक है, ठीक। तो आपको कौन सा रैंक है वो बता रहा हूं, उसके बाद आप याद रखने का समझना। बायोडायवर्सिटी के हिसाब से हमारा जो आपको पता है फॉरेस्ट एरियाज कट रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा, और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप उसको याद रखेंगे, देखो यहाँ पे ये 5th पोजीशन, 8th पोजीशन, 12th पोजीशन की 17th पोजीशन, तो इसका आंसर कौन सा है, 17th पोजीशन, 17वें पोजीशन में है बायोडायवर्सिटी के हिसाब से इंडिया, ठीक है, समझ आ रहा है। 17 खतरा, इंडिया का जो बायोडायवर्सिटी है वो खतरे में ही है, आपको पता है, इतना ज्यादा पेड़ का कटाई हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, वो करेक्ट है लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक। बस डेवलपमेंट के नाम पे पहाड़ों को और जंगलों को काटना नहीं है ना। तो ये 17th नंबर पे है बायोडायवर्सिटी के हिसाब से। फिर नेक्स्ट वाला IUCN, ठीक है, ये IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये देखो IUCN, ये IUCN के हिसाब से, ये जो IUCN है इसके हिसाब से कौन सा वाला IUCN के रेड लिस्ट में, रेड डाटा बुक होता है एक ठो, ठीक है, रेड डाटा बुक होता है, आपने पढ़ा होगा, ये बच्चों के सिलेबस में रहता है, साइंस के और EVS के, रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक में हर जानवर के बारे में और हर पशु पेड़ पौधे के बारे में लिखा होता है, कौन से किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, रेड डाटा बुक में कौन सा कैटेगरी, CR मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जिनका क्या होने का है, खत्म होने का है संख्या, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब थोड़े से ही बचे होंगे, जैसे शेर जो है, जो टाइगर है, बंगाल टाइगर्स, ये जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे कुछ टाइम पे, इसलिए सेफ टाइगर का प्रोजेक्ट चालू किया गया, ठीक है, टाइगर रिजर्व चालू किया गया, जिससे टाइगर्स का नंबर क्या होते गया, बढ़ते गया। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब होता है जहां पे जिनका नंबर कम हो गया है और वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, ये लिस्ट है। वनरेबल मतलब जिनको क्या होगा, जो असर, जिन पे ज्यादा असर होगा किसका, उस माहौल में परिवर्तन होगा उसका, ये भी है वनरेबल कैटेगरी कौन सा है। फिर अबंडेंट मतलब प्रचुर का मतलब होता है जिनका संख्या बहुत ज्यादा है, भर भर के, ठीक है, प्रचुर मात्रा में है, तो ये भी है, सॉरी ये नहीं है। और एक्सटिंक्ट मतलब जिनकी संख्या खत्म, जैसे डायनासोरस जो है एक्सटिंक्ट है, वो अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, तो एक्सटिंक्ट वाले भी हैं। तो रेड डाटा बुक में ना ये तीनों चीज के बारे में बताया गया अलग अलग कैटेगरी वाइज, एंडेंजर्ड लिखा हुआ है, एक्सटिंक्ट वाले कौन कौन से हैं, वनरेबल कौन से हैं, अबंडेंट नहीं मेंशन रेड डाटा बुक में, IUCN के
बुक लिस्ट में। रेड लिस्ट यहां पे लिखा हुआ है ना, ये उसी को रेड डाटा बुक बोलते हैं। ठीक, रेड डाटा बुक, जिसमें ये चीजों के बारे में लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में बताया गया कि किसका किसका क्या मेंशन है। ठीक है, ये नहीं है कौन सा वाला, प्रचुर वाला, तो ये उसका आंसर है। ठीक, फिर आते हैं किस पे, इन साइट या इंस्टीट्यूट स्वस्थाने संरक्षण, और एक होता है एक्स साइट होता है। ठीक है, एक्स साइट कंजर्वेशन, दो टाइप के कंजर्वेशन होते हैं। तो इन साइट कंजर्वेशन जो है वो क्या है, स्वस्थाने। स्वस्थाने ये शब्द हिंदी में क्या होता है, समझने में बहुत आसानी होता है। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, आप हिंदी में स्विच कर जाओ तो आपको हिंदी से समझने में आसानी होगा, और हिंदी मीडियम वाले लोग को तो ज्यादा अच्छे से। स्वस्थाने मतलब उसी के स्थान में, तो उसी के स्थान में कंजर्वेशन है ना, बचाना है उनको, उन्हीं के स्थान में उन लोग का संरक्षण करना है। तो इनमें से कौन सा सही उदाहरण है, उन्हीं के स्थान में। ठीक, उन्हीं के स्थान में करना है। तो ये जू उन्हीं के स्थान में होता है क्या, नहीं होता। जू मत तो बनाया जाता है, ह्यूमन मेड है, वहां पे ला के जो जानवर है उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया, मतलब सॉरी, उनको कंजर्व किया जाता है, वहां पे देख रेख किया जाता है जू में। तो ये एक्स साइट है। ठीक, मतलब दूसरे स्थान में। सीड बैंक, ये भी एक्स साइट है, दूसरे जगह सीड को ले जाके वहां पे उनको क्या करना, उनसे पेड़ लगाना, या वो सीड को कंजर्व करके रखना, बचा के रखना उस पेड़ों के। ठीक है, ये भी एक्स साइट है। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो है वो इन साइट है, नेचुरल हैबिटेट है, वो बना देते हैं। कान्हा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ वालों ने सुना होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कांगेर वैली नेशनल पार्क आपने सुना होगा। तो वो क्या है, वो बनाया नहीं है, वो पहले से बना हुआ था, वो जंगल वाला स्थान जहां पे वो जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उसी को उन्होंने घेर दिया और उस एरिया को उन्होंने नाम दे दिया उसी जगह पे, स्वस्थान में। तो ये नेशनल पार्क जो है वो इन साइट है। और ये बॉटनिकल गार्डन, वनस्पति का क्या, उद्यान। ठीक है, जहां पे अलग अलग टाइप के पेड़ और बहुत पुराने पुराने पेड़ लगे हुए हैं। ठीक, ये भी क्या है, एक्स साइट है। ठीक है, एक्स साइट कंजर्वेशन है। ठीक है, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। बहुत सारे जगह बॉटनिकल गार्डन होता है जहां पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स को, फौना को लगाते हैं। ठीक, तो एक्स साइट वाला। इन साइट वाले में कौन सा है आपका, नेशनल पार्क। क्लियर है ये। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो ये बाहर वाले, जू, सीड बैंक, बॉटनिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर, ये सब एक्स साइट वाले हैं। इन साइट वाले में क्या आएगा, नेशनल पार्क आएगा, सेंचुरी आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आएगा, ये सब उसी जगह बनाते हैं, है ना। ठीक, ये विच इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन ईवीएस में आ सकता है क्योंकि नेशनल पार्क ईवीएस का हिस्सा है। तो सबसे पुराना कौन सा है, गिर नेशनल पार्क, सॉरी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जो कहां है, उत्तराखंड में। ठीक है, जहां पे हिप्पोपोटामस मिलते हैं। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो सबसे पहला नेशनल पार्क है, किसका, इंडिया का। ये कान्हा वाला नहीं है, ये गिर वाला भी नहीं है, और ये सुंदरबन वाला भी नहीं है। कौन सा वाला है, जिम कॉर्बेट वाला है, जो कब बना था, 1936 में। कहां है, उत्तराखंड में। ठीक, और अभी ये किस नाम से, पहले किस नाम से था, हेली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, पहले कौन से नाम से था, हेली नेशनल पार्क के नाम से। तो इसका आंसर कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है आपका क्वेश्चन था किससे रिलेटेड, नेशनल पार्क, फर्स्ट वाला नेशनल पार्क से रिलेटेड। अब इसके बाद और आगे जो सेकंड पार्ट बनेगा इसका वीडियो, ठीक है, ये 21 से लेके 50 वाला क्वेश्चन, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो, जिसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है विथ आंसर। फ्री कंटेंट में जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे काका क्लासेस का, तो आपको, आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको काका क्लासेस का क्या मिल जाएगा, आपको ऐप मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे काका क्लासेस तो आपको उसका ऐप मिल जाएगा, जहां पे आप ऐप डाउनलोड करके फ्री कंटेंट में जाएंगे तो फ्री कंटेंट में आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन और जो नए पैटर्न में पूछ रहे हैं ईवीएस का क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के भी नए तरीके से, सीजी टेट में आपने भली भांति इस चीज को देखा होगा कि नई तरीके से पूछ रहे हैं,
अगर आपको उसका प्रैक्टिस करना है नए तरीके से जिससे आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, जिसमें आपको वो सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक वाइज मिल जाएगा और एक पूरे सब्जेक्ट का मिलके आपको 20 से 26 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का एक पूरा कॉम्बो पैक मिलेगा, जहां पे आप ज्वाइन करके वो टेस्ट दिला सकते हैं। आपको उसमें एक्सप्लेनेशन, आपका रैंकिंग, सारा चीज उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो आप अपने हमारे ऐप में देखिएगा। थैंक यू।